स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है द कॉन। कॉन तो आपने देखा ही होगा, 3D शेप होती है बेसिकली ये। और कॉन में होता क्या क्या है अब वो हम देखते हैं। तो पहली बात, कॉन जो होता है उसमें होता है एक एपेक्स या जिसे हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एपेक्स वर्टेक्स होता है ये कोने वाला पार्ट। ये आप जो कॉन में पॉइंटेड शेप देख रहे हो ये आपका एपेक्स या इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसका जो बेस होता है, बेस आप देख रहे हैं थोड़ा डार्क यहाँ पे रेड है। ये जो पूरा बेस है ये आपका फ्लैट होता है पहली बात। दूसरा सर्कुलर डिस्क होता है, ये नीचे से बिल्कुल जैसे एक सर्किल होता है उस टाइप का होता है। एंड द एपेक्स इज ए सिंगल पॉइंट लोकेट अबाउट द बेस। और आप देख सकते हैं ये बेस है तो और ये एपेक्स है, तो एपेक्स एक सिंगल पॉइंट है। ये क्या है? एक पॉइंट है। यहाँ पर आप एक पॉइंट मान सकते हो जिसके कोऑर्डिनेट हम मानेंगे एक्स वाई जेड, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स। अब हम बात करते हैं, इसमें एक टर्म आती है गाइडिंग कर्व। अब ये गाइडिंग कर्व होता क्या है? दूसरा आता है जनरेटर। ये जनरेटर और गाइडिंग कर्व को ध्यान से देखना एक्चुअली में होते क्या हैं। पहली बात तो गाइडिंग कर्व को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वो होता है आपका ये जो आप नीचे सर्किल देख रहे हैं ना बेस का, बेस पर, तो यही सर्किल आपका जो ये इसे अगर हम कर्व लें तो कर्व, इसी कर्व को हम बोलेंगे गाइडिंग कर्व। ठीक है, अब इस गाइडिंग कर्व का काम क्या होता है? इस कर्व के देखिए सर्किल है, इसकी सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे ये सारे के सारे पॉइंट ज्वाइन है किससे? एपेक्स से। ठीक है, मान लीजिए अगर हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ये हमने गाइडिंग कर्व पे एक पॉइंट लिया, तो हम इसको अगर एपेक्स से या वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें तो ये आपका जो आपका क्या होगा? ये आपका जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है अगर ज्वाइन कर दें ये आपका जनरेटर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा गाइडिंग कर्व। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गाइडिंग कर्व क्या होता है, जिसपे कि गाइडिंग कर्व मतलब कि जो आपका बेस का सर्किल होता है, और जनरेटर वो होता है जो कि जितने भी इस पर जितने भी आप देखेंगे सरकमफ्रेंस पॉइंट हैं उनको एपेक्स से मिलाने वाली लाइन को जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था कौन के बारे में। हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कौन की। जो इक्वेशन कौन और उसका वर्टेक्स क्या होगा? ओरिजिन। ठीक है, मतलब चोंच वाला पार्ट होगा वो जो इसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मान लीजिए ये वर्टेक्स है तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 0, मतलब कि आपका ओरिजिन। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y। ठीक, इसको आपको याद रखना। अब ये नीचे मैंने एक टर्म लिखी है होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन क्या चीज़ है? अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, जितने वेरिएबल है सबकी डिग्री होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब सेम है। पहले देखते हैं x की पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2, y की पावर 2 है डिग्री 2, इसकी भी 2 है। यहाँ पे y और z की, y की 1 है और z की 1 है, दोनों के प्लस करके 2 बन गया। ऐसे ही z की 1 है और x की 1 है, 1 + 1 2, x की 1 y की 1 1 + 1 2। तो देखिए जितनी भी यहाँ पर आपको वेरिएबल मिल रहे हैं सबकी पावर क्या है? सेम है, 2 है। तो इसीलिए ये क्या होती है? होमोजीनियस इक्वेशन। और इसी चीज़ का फ़ायदा हम अगर आगे उठाएंगे और ये आपका जो कौन है इसकी इक्वेशन को निकालेंगे। नेक्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ कौन पासिस थ्रू एक्सिस। मतलब कि एक ऐसी कौन जो कि कहाँ से पास हो रहा हो? एक्सिस से पास हो रहा हो, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? f(y)z प्लस g(z)x प्लस h(x)y इजिकल टू 0। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम कौन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपको एक प्लेन दिया गया है और ये प्लेन एक्स वाई जेड एक्सिस को 3 जगह पर कट कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को मान लीजिए यहाँ पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को यहाँ पर और जेड को यहाँ पर। और आप देख सकते हैं इन तीनों पॉइंट को मिलाकर मैंने एक सर्किल बना दिया है। ठीक है, तो अब ये आप इमेजिन कीजिए ये सर्किल उस कोन का बेस है और उसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा आपका ओ। ठीक है, ओरिजिन आपका वर्टेक्स हो जाएगा। तो ये जो कोन बना है इसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो ज़रा हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो हम स्पेयर की इक्वेशन निकालते हैं। ये जो आप स्पेयर देख रहे हैं इस स्पेयर की इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, अब ये स्पेयर हम स्पेयर वाले चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हमने यही किया था, तो वहाँ से वो सब चीज़ देख लेंगे और हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी।
सेकंड, हमें यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन दी गई है, ठीक है। और मैंने आपको पीछे चैप्टर में बताया था कि अगर आपको एक स्पेयर की इक्वेशन दी जाए और देन आपको एक सर्किल की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन दी जाए, तो दोनों मिल करके एक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं वही दिखाया मैंने कि ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सर्किल बना रहे हैं। अब यहाँ पर करना क्या हमें, क्योंकि मैंने जैसे ही थ्योरी वाला पार्ट स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो कौन की इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस होती है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो वेरिएबल होंगे वो आपके क्या होंगे, उनकी पावर होगी सेम, और वो भी स्क्वायर वाली टर्म में होंगे। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, देखिए ये आपके पास दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपरेट करेंगे कि आपको होमोजीनियस इक्वेशन यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे तो हमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही आप स्क्वायर में है सारी टर्म, और ए की पावर है, तो कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं x हमारा वेरिएबल है, y हमारा वेरिएबल है और z हमारा वेरिएबल है। अब यहाँ पर ये इनकी पावर है 1, तो यहाँ पर एक पावर की और कमी है, ठीक है। उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए इस पूरी इक्वेशन, इतने वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1 से। अब हमने 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें 1 की वैल्यू पता है, और वो 1 की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है। तो इस 1 की वैल्यू को उठा के अब रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखा मैंने यहाँ पर यही किया है नेक्स्ट वाले इक्वेशन में। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब आप देखोगे ये भी, इसमें जितनी भी टर्म है वो 1 डिग्री की हैं, इसमें जितनी टर्म है वो 1 डिग्री की हैं। जब ये टर्म आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगी तो बन जाएगी 2 डिग्री की टर्म, ठीक है। जितनी भी टर्म बनेगी वो सब 2 डिग्री की होंगी। तो अब जब 2 डिग्री की होगी तो वही हमारी जो इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन जो बनेगी, वही हमारी कॉनिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप देखिए क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे बोला है आपको कौन की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स क्या, 0 0 0, ठीक है जी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसका वर्टेक्स ले लेते हैं, और इसकी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0 0 0। बेस जो है वो जो बेस है वो आपका यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से दिखाया गया है, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, बेस की इक्वेशन। अब आप कौन किस टाइप से होता है, इस टाइप से, ठीक है। ये जो गाइडिंग कर्व मैंने नीचे बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये आपका जो पॉइंट है जिसको कि हम वर्टेक्स बोलते हैं, इसको जोड़ने वाली लाइन को बोलते हैं जनरेटर, ठीक है। अब जनरेटर एक लाइन है, आप देख सकते हैं, तो लाइन की इक्वेशन हमने यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0 0 0 से, तो वैसे क्या इक्वेशन होती है, अगर आपको याद हो, x माइनस x1 अपॉन एल इजिकल टू y माइनस y अपॉन m एंड z माइनस z1 अपॉन n। क्योंकि यहाँ पे x1 y1 और z1 की वैल्यू 0 है, तो x अपॉन एल, y अपॉन m और z अपॉन n, ये आपको स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन वहाँ से हम उठा देते हैं। अब क्योंकि ये गिवन है कि z इजिकल टू k, ठीक है। अब सिंपली सी हम क्या करेंगे, यहाँ पर z जहाँ पर भी आपको दिख रहा है उसकी जगह रख देंगे k, और अब हम x की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को लेकर के। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल, आप जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में l दिया गया है इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई। इस बार नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों इक्वेशन को ले लोगे और m को इधर ले जाओगे तो ये आपकी y की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब ये जो x और y की वैल्यू आई है ये रख देंगे, जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन x और y में है तो यहाँ पर रख देंगे। तो हमने देखा कि x की वैल्यू हमने यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है, और y की वैल्यू को रख दिया ये, तो ये आ गया। लेकिन हमें कभी भी जब ऐसी इक्वेशन आ जाए तो l m n इन तीनों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनको एलिमिनेट करना होता है, तभी हमारी इक्वेशन हमें मिल पाएगी। उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का सहारा लेंगे, किसका, इस वाली इक्वेशन का, ठीक है। हमें निकालना है l अपॉन n की वैल्यू, l अपॉन n। अब देखिए टर्म कौन कौन सी है, l, ये और ये, इसमें l भी आ रहा है और n भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर l और अपॉन n चाहिए। तो
तो इन दोनों टर्म को लेंगे, अब आप क्या करोगे, एल को इधर ले जाओगे और जेड को नीचे लेके आओगे, तो क्या आपको ये टर्म कुछ इस टाइप से मिल जाएगी, एल अपॉन एन, ठीक है, एक्स अपॉन जेड। तो एल अपॉन एन की वैल्यू आप एक्स अपॉन जेड रख दोगे। सिमिलरली आप के अपॉन एन इस बार इन दोनों को लेकर चलोगे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी ऐसे ही निकाल के यहाँ पर रख दोगे, और दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ कॉन। आपको इक्वेशन ऑफ कॉन निकालना है जिसका वर्टेक्स आपको गिवन है और वो आपका क्या है, ओरिजिन, विच पासिस थ्रू द कर्व, और आपको ये भी बोला गया है कि ये आपका इस कर्व से पास हो रहा है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या बताया था मैंने ऊपर कि कौन की इक्वेशन होती है होमोजीनियस इन सेकेंड डिग्री। अब आप इनमें से कोई सी भी इक्वेशन को देखिए वो आपको होमोजीनियस नहीं दिख रही, हमें होमोजीनियस बनानी है इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है। अब इतना पार्ट तो ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो पार्ट है इधर वाला, ये यहाँ पर जो इसकी पावर देखें जेड की 1 आ रही है, तो ये तो होमोजीनियस नहीं है फिलहाल। अगर यहाँ पर हम मतलब कोई और वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो उसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा बन जाएगा। अब मान लीजिए कैसे इसको करना है वो देखिए, z को मल्टीप्लाई जैसे हमने ऊपर किया था मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से। अब ये 1 की वैल्यू कहाँ से आने वाली है, वो यहाँ से आएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में इस p को ले जाओ यहाँ पर, जब इस p को यहाँ पे ले जाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब आपको क्या करना है, इस 1 की वैल्यू ये जो आई है ना 1 की वैल्यू, इसको उठा के रख दोगे यहाँ पर और ये आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको रिक्वायर्ड कॉन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला है आपको ये निकालना है, ठीक है, ये फाइंड करना है जनरेटर ऑफ कॉन, ठीक है। ये बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है कि जो कॉन है ये कॉन की इक्वेशन है, इसका जनरेटर ये है, ठीक है, और कंडीशन ये बोला है कि कब जनरेटर होगा, जब कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कैसे हम एक कौन की इक्वेशन निकालेंगे, मतलब ये वैल्यू ये आप ये इक्वेशन निकालोगे। इसके लिए आप करोगे सबसे पहले इस लाइन को लेकर चलोगे, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे लाइन दी गई इसको लेकर चलोगे और ये जो इक्वेशन यहाँ पर ये कंडीशन जो दी गई है इसको लेकर चलोगे, ठीक है, दोनों को लेकर चलेंगे हम यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन में से एल एम एन को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इसमें से आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। मैंने एन स्क्वायर से डिवाइड किया हुआ, आप एम स्क्वायर से कर लो या फिर एल स्क्वायर से कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है एल अपॉन एन, ऐसे ही एम अपॉन एन, इनकी वैल्यू अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा आसान। वो क्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एल अपॉन एन की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लीजिए इन दोनों टर्म को, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एल आ रहा है और एन आ रहा है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में क्या था, एल इधर जाएगा, एल क्या जाएगा यहाँ पर पहुँच जाएगा और जेड आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो एल अपॉन एन की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन जेड, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया। सिमिलरली एम अपॉन एन इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड, और बस आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखना है और आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ यहाँ पर सॉल्व। अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, ये प्रैक्टिस के लिए हैं, जो मैंने पीछे कराया था उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से हो जाएंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत है आपको महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कॉन। यहाँ पे कॉन आपको निकालना है, कॉन की इक्वेशन को निकालना है जिसका वर्टेक्स इस बार अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है और जनरेटर लाइंस पास थ्रू द कॉनिक, ठीक है, जो जनरेटर लाइन होंगी वो कहाँ से पास हो रही होंगी, इस कॉनिक से। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, क्योंकि इस बार कहाँ से पास हो रहा है, अल्फा बीटा गामा से। तो x माइनस एल्फा अपॉन एल, एल एम एन हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन के, ठीक है। तो यहाँ पर यह हमने लाइन की इक्वेशन यहाँ पर इसको देख लिया। अब क्योंकि ये गिवन है कि z इजकल टू 0, तो यहाँ पर z को 0 पुट कर देंगे और निकाल लेंगे पहले x की वैल्यू, इन दोनों टर्म को यूज़ करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड ये आपकी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, फिर अगली बार
इन दोनों इक्वेशन को लेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे y की वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेट करके थोड़ा, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आ गई और हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को रखिए इस इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू को रखिए और y की वैल्यू को रखिए यहाँ पर, आप नीचे देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि कहा, मैंने पहले ही कहा था कि हम इक्वेशन में एल एम एन को नहीं रख सकते, इनको एलिमिनेट करना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये आपकी सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन को लेकर हम इसमें से एल एम एन को कर देंगे एलिमिनेट, जैसे कि हमने पहले भी किया था। ऊपर हमने ऐसे ही किया था। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एल अपॉन एन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एल अपॉन एन की वैल्यू के लिए आप इस इक्वेशन को लेके और इस इक्वेशन को लेके चलिए। ठीक है, एल को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका जो न्यूमरेटर है ये इधर आ जाएगा, तो ये एल अपॉन एन की वैल्यू आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी, और सिमिलरली एम अपॉन एन की वैल्यू ये आपको ये मिल जाएगी। इसको करना आपको, यहाँ पे क्वेश्चन ये खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, स्क्वायर रूट खोलिए और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कौन की इक्वेशन मिल जाएगी।